तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए काफी क्रीपी जापानीज सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है सुकीसोई यानी कि पोजेस्ड, जिसमें हम देखेंगे एक लड़की की कहानी। पर वो कहानी एक नहीं है, काफी सारी है। हर एक कहानी डिफरेंट होगी। टोटल 5 कहानियां हैं और बहुत क्रीपी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है। और अगर आप ही लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा सुकीसोई सीरीज की एक डरावनी डिमोनिक क्रीपी कहानी की तरफ। तो पहली कहानी का नाम है एक शैतानी आदमी, जो शुरू होती है एक आदमी के साथ जो सीढ़ियों पे अजीब तरीके से खड़ा था और उस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। देन मेगुमी नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन स्टेशन पे आती है और उसका बड़ा बेटा शोता अचानक अपनी माँ का हाथ छुड़वाकर भाग जाता है। मेगुमी शोता का पीछा कर उसे रोकती है, पर अब इस जगह पे मेगुमी की नजर पड़ती है सीढ़ियों पे, जहाँ पे उसे कुछ फील होने लगता है डिमोनिक सा, क्योंकि दोस्तों मेगुमी पे भूतों को देखने वाली शक्ति है। देन वो अपने बेटे को लेकर प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगती है। पर दोस्तों जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, हम देखते हैं एक ऑफिस वर्कर को जिसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था और वो लड़की अचानक ट्रेन के आगे आकर मर जाती है। मेगुमी तुरंत अपने बेटे की आंखें बंद कर लेती है, पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि मेगुमी को उस ऑफिस वर्कर के साथ गिरता हुआ दिखाई देता है वही सीढ़ियों वाला आदमी, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डिमोनिक और क्रीपी था। यह हादसा देखकर मेगुमी की सांसें अटक जाती है और एक औरत जिसके मुंह पे खून गिरा था वो चिल्लाने लगती है। अब उस रात को अपने बच्चों को सुलाकर मेगुमी आज की बात को बताती है अपने पति जुन को, जो मेगुमी को सब भूलने के लिए बोलता है। पर मेगुमी के दिमाग से वो क्रीपी चेहरा नहीं निकल रहा था। एंड देन जब वो दोनों रिसर्च करते हैं तो न्यूज पे सिर्फ औरत के बारे में लिखा था, आदमी के बारे में नहीं लिखा था, जिससे मेगुमी डर जाती है और अचानक उसे फील होता है कि वो आदमी खड़ा है उनके बेडरूम में। अब यहाँ से सीन जाता है सालों आगे, जहाँ पे अब मेगुमी एक कैफे में आती है केइको नाम की एक लड़की से मिलने, क्योंकि केइको को अपनी फ्यूचर रीडिंग करवानी थी। कहने का मतलब मेगुमी एक फॉर्च्यून टेलर है। मेगुमी रीडिंग करती है और बताती है कि केइको का पति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चाहे वो दिखाता स्ट्रांग हो। एंड देन वो 1-2 बात और बताती है केइको के पति के बारे में। बट देन केइको मेगुमी को दिखाती है एक फोटो जो रिसेंटली खींची गई थी। केइको के हिसाब से ये फोटो खिंचवाने के बाद से केइको का पति अचानक बहुत ज्यादा बदल गया है। तभी डर के मारे मेगुमी के हाथ से फोन छूट जाता है, क्योंकि दोस्तों उस फोटो में वही क्रीपी डिमोनिक चेहरे वाला आदमी कैद हुआ था। मेगुमी समझ जाती है कि ये वही आत्मा है जिसने ट्रेन के आगे आकर उस लड़की को मरवा दिया था। और अब वो केइको को बताती है कि शायद उसके घर में कोई डिमोनिक शक्ति है। अब घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेगुमी जाती है केइको के घर, जहाँ पे जब उसका पति काम से वापस आता है तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ था। पति कमरे में चले जाता है और केइको बताती है कि मेरे पति ने हंसना छोड़ दिया है। देन पति कमरे से बाहर आता है फ्रिज से कुछ लेने के लिए, पर फ्रिज खोलते ही वो घूरने लगता है कमरे के अंदर और डरने लगता है, क्योंकि इसे दिखाई दे रहा था वही डिमोनिक आदमी। मेगुमी ये चीज नोटिस कर लेती है और वो उठ के जाती है कमरे को चेक करने, जहाँ पे उसे वो आदमी साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर लाइट जलाते ही वो गायब हो जाता है। इसके बाद सब बैठ के बात करते हैं और केइको का पति अब बताता है कि आखिर बात क्या है। दोस्तों असल में कुछ टाइम पहले वो ऑफिस से घर आ रहा था, जब उसे एक क्राइम सीन मिला था जहाँ पे कोई मर गया था और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पति ने क्राइम सीन की फोटो ली थी, बट तभी उसे दिखाई देने लगा था वो क्रीपी चेहरे वाला आदमी जो उसे घूर रहा था, और वो आदमी कैमरे के अंदर भी कैद नहीं हो रहा था, जिससे डरकर केइको का पति वापस घर भाग गया था। पर उस टाइम के बाद से ही केइको के पति को वो आदमी परेशान कर रहा है। और दोस्तों शायद वो जो क्राइम सीन था ना, वहां पे जो लाश पड़ी थी उसको भी उसी आदमी ने मारा होगा। ये कहानी सुनकर मेगुमी चौंक जाती है और बताती है कि लास्ट टाइम जब वो इस डिमोनिक आत्मा से टकराई थी तो उसे पता चला था कि ये आदमी लोगों की आंखों में देखकर उनका पीछा करने लगता है। तभी केइको का पति हेड डाउन कर रोने लगता है एंड देन अचानक हंसने भी लगता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अचानक ही केइको का पति क्रीपी होकर बोलता है कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और मेगुमी फाइनली समझ जाती है कि वो आदमी एक ऐसी डिमोनिक शक्ति है जो लोगों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर देती है, उन्हें धीरे धीरे डिप्रेस्ड करके। अब बिना देर करे मेगुमी अगले दिन बुला लेती है एक एग्जॉर्सिस्ट को, जो मेगुमी केइको और उसके पति को ब्लेस करता है और उनके घर को भी, और एक एग्जॉर्सिज्म करके वो उस डिमोनिक शक्ति को घर से भगा देता है। दोस्तों ये एग्जॉर्सिज्म
एक्सॉर्सिज्म खत्म होते ही केइको का पति का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फिर से हंसने बोलने लगता है। मतलब एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा। तीनों लोग इस बात को सेलिब्रेट करने बाहर चले जाते हैं और वही ट्रेन स्टेशन पे वो डिमोनिक आत्मा आ जाती है एक और डिप्रेस्ड आदमी के पीछे और वो अब उसे अपना नया शिकार बनाएगी और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है हाउस ऑन द हिल। दोस्तों ये कहानी उस टाइम की है जब मेगुमी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और अब क्योंकि मेगुमी की फैमिली बड़ी होने वाली थी तो मेगुमी और जुन आए हुए थे एक नया घर देखने के लिए और ये घर 2 बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। पर जल्दी ही दोनों को पता चलता है कि ये घर बहुत ज्यादा महंगा है। वो लोग अपने रियल एस्टेट एजेंट को बोलते हैं बजट में घर दिखाने के लिए और इसलिए एजेंट अब उन्हें लेके जाता है सिर्फ इकलौते घर की तरफ जो उनके बजट में था। एजेंट के हिसाब से वो घर एक बहुत सुंदर हिल पे है जो मेगुमी और जिन को पसंद आएगा। बट रास्ते में मेगुमी को रोड पे दिखाई देती है एक छोटी लड़की जिससे डरकर मेगुमी तुरंत गाड़ी रुकवा देती है। हालांकि गाड़ी से उतरने पे एजेंट और जुन को कोई भी बच्ची नहीं मिलती जिससे एजेंट कंफ्यूज हो जाता है पर जुन समझ गया था कि उसकी बीवी को फिर से कोई भूत दिखाई दिया। फिर इसके बाद तीनों लोग पहुंचते हैं उस घर पे और घर में घुसने से पहले ही मेगुमी को आने लगती है कुछ क्रीपी वाइब्स एंड देन मेगुमी को फिर से दिखाई देती है वही बच्ची गार्डन में और वो जुन को दिखाई नहीं दे रही थी। मेगुमी जुन को ले जाती है चेक करने के लिए पर जब कुछ नहीं मिलता तो जुन अपनी बीवी को बस ज्यादा सोचने से मना करता है। देन घर के अंदर सबको वो घर बहुत अच्छा लगता है पर जुन को समझ नहीं आता कि इतना बढ़िया घर इतना सस्ते में कैसे मिल रहा है और इस बात के जवाब में एजेंट कुछ भी ज्यादा नहीं बताता। देन मेगुमी घर में इधर उधर घूमने लगती है और उसे लग रहा था कि अगर वो ज्यादा इस घर में रही तो वो बीमार हो जाएगी। देन मेगुमी देखती है क्लोजेट के अंदर जहाँ पे मेगुमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों वो क्लोजेट पूरी तरीके से तालिस्मों से कवर हो रखा था और मेगुमी अब समझ जाती है कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उसे देन एक दूसरी जगह पे से कोई शोर सुनाई देने लगता है और जब वो जाकर चेक करती है तो उसे मिलता है एक स्टोरेज एरिया। उस जगह के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था एंड देन आता है जुन जो खुश था और उसके हिसाब से उन्हें ये घर खरीद लेना चाहिए बट मेगुमी उसे दिखाती है वो स्टोरेज एरिया। जुन अब उसके अंदर जाकर चेक करता है जहाँ पे उसे मिलता है एक तालिस्म जिसे वो बाहर ले आता है। तुरंत मेगुमी अपने पति को डांट मारती है और तालिस्म को वहीं पे रखवा देती है और अब मेगुमी के हिसाब से ये घर ठीक नहीं है। देन थोड़ा और घर को वो लोग देखते हैं और जल्दी ही मेगुमी समझ जाती है कि ये घर सस्ता क्यों है क्योंकि दोस्तों घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और उसी जगह पे मेगुमी को फिर से दिखाई देती है वो लड़की। तुरंत मेगुमी अपने पति को दिखाती है उस लड़की को पर वो गायब हो जाती है और ऑब्वियसली अब मेगुमी एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकने वाली थी तो वो जाने लगती है गाड़ी की तरफ पर रास्ते में उसे बैठी हुई मिल जाती है वो लड़की। मेगुमी इस लड़की से बात करने की कोशिश करती है पर अचानक ही वो लड़की डिमोनिक होकर हमला कर देती है मेगुमी पे और मेगुमी हो जाती है डर के मारे बेहोश। उसे जुन आकर संभालता है और वापस घर ले जाता है एंड देन रात को मेगुमी उस घर के बारे में रिसर्च कर रही थी जब उसे पता चलता है कि कुछ सालों पहले उस घर की जमीन पे आग लग गई थी और पूरा का पूरा घर जल के खाक हो गया था। फिर उस जमीन पे एक नए घर को बनाया गया था पर दोस्तों इंटरनेट के हिसाब से जब आग लगी थी ना तो घर खाली था और किसी की मौत नहीं हुई थी जिससे मेगुमी हो जाती है कंफ्यूज क्योंकि अगर घर खाली था तो आग लग कैसे गई। मेगुमी फाइनली कंक्लूजन निकालती है कि कब्रिस्तान की आत्माएं कभी कभी उस घर में आ जाती है और शायद उन्हीं आत्माओं ने आग लगाई होगी और इसलिए वो घर हॉन्टेड है और उन लोगों को उस घर में नहीं जाना चाहिए। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द स्टेयर्स यानी कि डिमोनिक सीढ़ियां। ये कहानी उस टाइम की जब मेगुमी का बेटा शोता थोड़ा बड़ा हो गया था और आज मेगुमी शोता को लेकर अपनी माँ मित्सुको के घर आई हुई थी। मेगुमी शोता को दिखा रही थी अपने बचपन की एल्बम जिसमें हम देखते हैं मेगुमी की बहन नाजुमी को और उसकी एक पुरानी पालतू बिल्ली को। देन वहाँ पे आती है मित्सुको और शोता अपनी नानी से बात करने के लिए चले जाता है। मित्सुको शोता को बताती है कि कैसे बचपन में मेगुमी बहुत ज्यादा डरती थी और अकेले वॉशरूम भी नहीं जाती थी क्योंकि मेगुमी को लगता था डर और वो इसलिए लगता था कि बहुत टाइम पहले घर के पास बने हुए कुएं के अंदर एक औरत ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। तभी मेगुमी अपनी माँ को रोक देती है ताकि शोता दिन रात को डर ना जाए और शोता वहां से भाग जाता है। ये कहानी सुनकर मेगुमी को याद आने लगते हैं अपने बचपन के सीन और सीन अब जाता है पास में जहाँ पे हम लोग देखते हैं टीनेजर मेगुमी को जो अपनी बहन नाजुमी के साथ ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर बाद मेगुमी को सुनाई देती है पानी टपकने की आवाज और वो जाग जाती है एंड देन मेगुमी को वॉशरूम
वॉशरूम जाना था और उसे अकेले जाने में डर लग रहा था और इसलिए वो उठा देती है नाजुमी को साथ जाने के लिए। पर दोस्तों ये बात नाजुमी को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। खैर मेगुमी एंड में नाजुमी को अपने साथ वॉशरूम ले ही जाती है और वो दोनों उतरती है डिमोनिक सीढ़ियों से नीचे। बट देन मेगुमी को किचन में दिखाई देती है एक औरत की आत्मा जिसके हाथ में एक बच्चा था, जिससे मेगुमी डर जाती है। पर लाइट जलाते ही वो आत्मा गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, जहाँ पे वो किचन में वो आत्मा खड़ी थी ना, वहाँ पे अब पानी गिरा हुआ था और हमें ये भी पता चलता है कि नाजुमी पे भूतों को देखने की शक्ति नहीं है और इसलिए उसे तो लगता था कि उसकी बहन पागल है। देन मेगुमी वॉशरूम जाती है पर अंदर बैठे बैठे उसे फिर से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। वो तुरंत बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी बहन वहीं फ्लोर पर बैठे बैठे सो गई थी। एंड देन मेगुमी और नाजुमी अपने कमरे में वापस जाते हैं पर सीढ़ियों के पास वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि अब उन्हें कमरे में से सुनाई देने लगती है किसी की चलने की आवाज। दोनों बहनें डरने लगती है पर एंड में पता चलता है कि वो तो बस उनकी बिल्ली थी। अब दोस्तों अगले दिन नाजुमी अपनी मम्मी को शिकायत कर देती है कि मेगुमी डेली रात को उसकी नींद खराब करती है। इस बात पे मेगुमी की माँ उसे डांट मारती है पर मेगुमी बताती है कि कल रात को उसे किचन में एक औरत दिखाई दी थी, जिससे मित्सुको डर जाती है और मेगुमी को चुप करवा देती है ये बोलकर कि उसने कुछ भी नहीं देखा तो वो ज्यादा ना सोचे। देन शाम को मेगुमी के घर पे आए हुए थे उसके ग्रैंड पेरेंट्स और जब वो वापस जा रहे थे तभी मेगुमी अपनी नानी से चिपक जाती है और बोलने लगती है कि वो आज उनके घर पे ही जाकर रहेगी क्योंकि उसे इस घर में नहीं रहना था। और दोस्तों ये बात सुन लेती है वो आत्मा क्योंकि हम लोग मेगुमी के पीछे पीछे हलचल देख पाते हैं एक कर्टेन में। देन उस रात को मेगुमी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सो रही थी जब फिर से वो उठ जाती है पानी की आवाज से। वो जैसे ही उठ के बैठती है तभी अचानक उसके सामने आ जाती है वो इविल आत्मा अपने बच्चे के साथ, जिससे मेगुमी के होश उड़ जाते हैं पर अगले ही पल वो आत्मा गायब थी। एंड देन वहां पे आ जाती है मित्सुको और वो अपनी बेटी को खींचकर वापस घर ले जाती है और दादा दादी को भी बोलती है कि वो अपनी बेटी को यहाँ पे कभी नहीं भेजेगी। दोस्तों मित्सुको ने ऐसा अपनी बेटी के साथ इसलिए करा क्योंकि शायद वो समझ गई थी कि जो घर में डिमोनिक आत्मा है वो मेगुमी का पीछा कर रही है और इसलिए मेगुमी की माँ उसे बचाकर वापस घर ले गई थी ताकि वो आत्मा उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। देन वापस घर पे मेगुमी अपनी बहन के साथ सोती है पर थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती है और इस बार वो अपनी बहन को नहीं जगाती क्योंकि उसे अगले दिन डांट नहीं सुननी थी। वो अब अकेले ही भाग कर जाती है वॉशरूम, इससे पहले कुछ भी डिमोनिक हो। पर वॉशरूम के अंदर उसे बाहर से आने लगती है बच्चे के रोने की आवाज। मेगुमी अब जब बाहर निकलती है तो वो अच्छे से समझ चुकी थी कि वो इविल आत्मा उसी के बगल में खड़ी है और उसे ही घूर रही है। पर मेगुमी उस आत्मा को इग्नोर करने की कोशिश करती है और चले जाती है सीढ़ियों के पास। पर सीढ़ियों पे पहुंचते ही उस डिमोनिक आत्मा का बच्चा मेगुमी के पैर को आकर पकड़ लेता है और मेगुमी बुरी तरीके से चिल्लाकर भागती अपनी जान बचाकर और छिप जाती है बिस्तर के अंदर। अब उस डिमोनिक रात के बाद अगले दिन मेगुमी की जो पालतू बिल्ली थी ना वो घर से गायब हो गई थी। एंड देन मेगुमी के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं घर पे अपने साथ एक शमन को लेकर। वो शमन घर के पास वाले कुएं पे जाकर करता है एक रिचुअल एंड देन वो देता है मेगुमी की माँ को एक सीक्रेट तालिस्म और सिर्फ वो ये भी बताता है कि अगर ये तालिस्म घर में रहेगा तो मेगुमी को वो आत्मा परेशान नहीं करेगी। देन उस दिन के बाद से मेगुमी को सच में उस आत्मा ने परेशान नहीं करा था और अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे मेगुमी अब उसी तालिस्म को देख रही थी जो आज तक दीवार पे लगा हुआ था। खैर अब मेगुमी अपनी माँ को बाय बोलकर अपनी जॉब पे जा रही थी और शोता कुछ टाइम के लिए अपनी नानी के साथ ही रहने वाला था। पर जाते जाते मेगुमी देखती है कि वो तालिस्म उतरने वाला है और आज इतने सालों बाद मेगुमी क्यूरियस होकर उस तालिस्म को उतारकर चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि तालिस्म के पीछे मित्सुको ने बार बार लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर दो। यहाँ पे मेगुमी और मित्सुको अब आई कांटेक्ट करते हैं और मेगुमी समझ जाती है कि उस दिन मेगुमी की पालतू बिल्ली इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि मित्सुको ने उसका सैक्रिफाइस कर दिया था आत्मा को शांत करने के लिए। थ्योरी के हिसाब से वो जो औरत कुएं में खुदकुशी कर मरी थी वो प्रेग्नेंट थी और क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो पाया था तो वो अपने बच्चे को प्यार करने के चक्कर में घर में मेगुमी के पीछे पड़ गई थी और वो मेगुमी को अपना बच्चा समझने लगी थी और इसलिए बिल्ली का सैक्रिफाइस करना पड़ा था ताकि उस आत्मा को बिल्ली की आत्मा मिल जाए और वो मेगुमी का पीछा छोड़ दे और कहानी यही खत्म हो जाती है।
अब चौथी कहानी का नाम है नॉट दैट वन, जिसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं ईतो नाम के एक आदमी को जो एक फ्यूनरल हाउस का एम्प्लॉय है और उसकी जॉब थी मरे हुए लोगों का घर साफ करना। हम ईतो के कलीग सतोशी से भी मिलते हैं जो आज ईतो के लिए एक नया एम्प्लॉय लाया था और वो एम्प्लॉय थी मेगुमी, जिसने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है और ये उसकी पहली जॉब थी। मेगुमी लेट आने के लिए माफी मांगती है पर ईतो को मेगुमी पसंद नहीं आती क्योंकि आखिर वो कैसी लड़की है जो पहले ही दिन पे लेट आई है। खैर आज मेगुमी और ईतो जाते हैं एक औरत के घर को साफ करने के लिए जिसकी मौत हाल ही में हुई थी और दोस्तों वो घर अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा था। घर में घुसने से पहले ईतो और मेगुमी औरत की आत्मा के लिए शांति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं एंड देन वो अंदर जाकर अपना काम शुरू करते हैं। पर वो घर बहुत क्रीपी था। टीवी आज तक चल रहा था स्टैटिक स्क्रीन के साथ और घर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उस बूढ़ी औरत के डायपर्स हर जगह पड़े हुए थे और घर की हालत से ये साफ पता चल रहा था कि बूढ़ी औरत अकेली रह रही थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। खैर सफाई करते करते मेगुमी को सुनाई देती है एक अजीब आवाज जैसे मांस के टुकड़ों को कोई काट रहा है और उस आवाज के पीछे पीछे वो चली जाती है एक क्लोजेट के पास जिसके अंदर मेगुमी को मिलती है एक डब्बी को खोलने पे मेगुमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस डब्बी में था एक मांस का टुकड़ा जिस पे कीड़े लगे हुए थे। और जब मेगुमी की चीख सुनकर ईतो आकर चेक करता है तो उस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक अम्बिलिकल कॉर्ड थी जो पेट के अंदर बच्चों से जुड़ी रहती है और वो सूख गई थी। देन इसके बाद दोनों फिर से काम में लग जाते हैं पर मेगुमी को फील होने लगता है कि ये घर सेफ नहीं है और जब वो उस घर के वॉशरूम में जाती है तो ऑलमोस्ट उसे उल्टी हो जाती है क्योंकि पूरे के पूरे वॉशरूम में गंदगी पड़ी थी। पर जब ईतो आकर चेक करता है तो मेगुमी के फिर से होश उड़ जाते हैं क्योंकि वॉशरूम बिल्कुल चमकदार और साफ सुथरा था। खैर थोड़ी देर बाद काम खत्म करके मेगुमी और ईतो सारा कचरा बाहर रख रहे थे ट्रक में, पर मेगुमी सोच रही थी कि आखिर उस बूढ़ी औरत के साथ क्या हुआ होगा। मेगुमी को उस औरत का बेड भी मिलता है और उस बेड के नीचे ईतो को मिलती है एक फोटो। दोस्तों ये फोटो उसी औरत की थी जो इस घर में रहती थी। फोटो औरत की जवानी की थी जब शायद उसका बेटा छोटा होगा और फोटो से ये साफ था कि उस औरत को अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। शायद वो औरत अपने बेटे से ऑब्सेस्ड होगी, जब तो उसने अपने सारे बेटे की चीजें घर में इकट्ठा कर रखी थी जैसे वो अम्बिलिकल कॉर्ड। देन काम खत्म कर ईतो और मेगुमी एक और बार हाथ जोड़कर घर चले जाते हैं और अब हम फॉलो करते हैं ईतो को जो अपने घर पे जाकर आराम करता है। दोस्तों ईतो का घर भी बिल्कुल कबाड़ खाना हो रखा था और असल में ईतो की माँ बहुत टाइम पहले मर चुकी थी। ईतो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस भी करता था और जिस तरीके से उस बूढ़ी औरत का कोई ध्यान रखने वाला नहीं था ना, उसी तरीके से ईतो का ध्यान रखने वाला भी कोई भी नहीं है। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा उदास थी एंड देन अब एक हफ्ते सीन आगे जाता है। मेगुमी काम पे आती है और पता चलता है कि एक हफ्ते से ईतो काम पे नहीं आया है और आज मेगुमी को ईतो की चिंता होने लगती है। मेगुमी सातोशी को बोलती है ईतो के घर पे जाकर चेक करने के लिए क्योंकि मेगुमी को शक था कि कहीं वो डिमोनिक घर की वजह से श्रापित ना हो गया हो। अब सातोशी ईतो के घर तो जाता है पर वो मेगुमी को अपने साथ ले जाता है। दोनों लोग ईतो के घर पहुंचते हैं और ईतो के घर के अंदर से बड़ी अजीब आवाजें आ रही थी। देन अचानक ईतो बाहर आता है और उसकी हालत एक लाश की तरह हो रखी थी। ईतो पूछता है दोनों से कि क्या हुआ, पर मेगुमी तभी ईतो के पीछे देख लेती है काला साया और वो समझ जाती है कि ईतो के पास आ चुकी है उस बूढ़ी औरत की आत्मा। ईतो की स्किन पे अजीब से रैशेस भी हो गए थे जिन्हें वो पागलों की तरह खुजा रहा था और अब मेगुमी ईतो को बोलती है जल्दी से जल्दी श्रापित घर से बाहर निकलने के लिए वरना अच्छा नहीं होगा, पर ये सुन लेती है वो इविल आत्मा एंड देन अचानक वो आत्मा ईतो के पीछे आ जाती है एंड देन मेगुमी के हाथ को पकड़ लेती है। अब ऐसा होते ही मेगुमी पहुंच जाती है एक विजन के अंदर जहां पे जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पाती है उस डिमोनिक आत्मा की गोदी में जो वॉशरूम में बैठी हुई थी और वो पूरी जगह खून से भरी हुई थी। और इस डर के मारे मेगुमी चिल्लाने लगती है और वो औरत क्रीपी तरीके से उसकी तरफ बढ़ती है जिससे डर के मारे मेगुमी जाग जाती है सीधा ईतो के घर के सामने। सातोशी मेगुमी को संभालता है पर अब ईतो वापस घर में जा चुका था। अब अगले दिन ईतो फिर से काम पे नहीं आता और आज मेगुमी चेक करती है उस औरत की फाइल जिसका घर उन्होंने साफ करा था। फाइल से पता चलता है कि उस औरत की उम्र थी 67 ईयर्स और वो अकेली रहती थी क्योंकि उसके बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया था। देन औरत के मरने के बाद एक अनजान आदमी ने घर को चेक करने के लिए बोला था और वो अनजान आदमी आज तक सामने नहीं आया और मेरे हिसाब से वो अनजान आदमी उसी औरत का बेटा होगा क्योंकि अगर वो सामने आ जाता तो पुलिस उसे पकड़ लेती। खैर वो औरत अपने बेटे के गम में वॉशरूम के अंदर मारी गई थी एंड देन जब औरत की आत्मा ने ईतो को देखा तो वो उसके घर चले गई क्योंकि दोस्तों
ईतो को एक माँ की जरूरत थी और उस औरत को अपने बेटे की जरूरत थी और इसलिए वो औरत ईतो की माँ बन गई। यही वजह है कि जब मेगुमी ईतो को घर से भागने के लिए बोल रही थी तो वो औरत गुस्से में आ गई थी और उसने मेगुमी को डराकर भगा दिया था। खैर तभी ऑफिस में आता है ईतो का फोन और वो मेगुमी से माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए, पर मेगुमी को साथ ही साथ पीछे से आ रही थी उसी इविल औरत की आवाज। और दोस्तों इसके बाद ईतो के साथ क्या हुआ ये बताया नहीं जाता क्योंकि शायद मेगुमी इस जानलेवा केस में नहीं पड़ना चाहती थी। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब पांचवी कहानी का नाम है टनल और ये कहानी है मेगुमी की बहन नाजुमी के बारे में। ये इंसिडेंट जब हुआ था जब मेगुमी और नाजुमी एक साथ रह रहे थे कॉलेज के बाद, और एक दिन नाजुमी जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने एक स्पिरिचुअल जगह पे, और ऑब्वियसली मेगुमी ने नाजुमी को वार्निंग दी थी कि कुछ भी ऐसा मत करना जो तुम्हारे पीछे कुछ पड़ जाए। देन नाजुमी वहां से चले जाती है और अब हम मिलते हैं नाजुमी के बॉयफ्रेंड योसुके से और योसुके के दोस्त शिरोता से और शिरोता की गर्लफ्रेंड एमी से। ये जो आज की ट्रिप थी ये प्लान था शिरोता का, और दोस्तों इन चारों के बीच में अजीब सी वाइब थी। योसुके नाजुमी को अपनी बीवी बोल रहा था, शिरोता एक प्ले बॉय जैसा टाइप का लड़का था और ये बात एमी जानती थी, पर फिर भी वो उसे डेट कर रही थी। एमी को कहीं ना कहीं योसुके और नाजुमी के रिलेशन से जलन हो रही थी और नाजुमी बार बार नोटिस कर रही थी शिरोता की गंदी नजर जो उस पे थी और ऑब्वियसली उसे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर जो भी हो, जैसे तैसे ये चार लोग निकल जाते हैं उस हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करने जो जंगल की गहराई में बनी हुई एक डिमोनिक श्रापित टनल थी। शिरोता के हिसाब से इस टनल के पास एक बार उसका एक दोस्त गायब हो गया था और ये सुन के नाजुमी डर जाती है। पूरी जिंदगी नाजुमी अपनी बहन के साथ रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाली थी और वो मना कर देती है टनल के पास जाने के लिए। यहाँ पे अब योसुके भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रुकता है गाड़ी में, पर एमी और शिरोता चले जाते हैं अपना एडवेंचर करने। जल्दी ही कपल टनल के अंदर घुस जाता है और अब गाड़ी में नाजुमी और योसुके अकेले थे। नाजुमी पूछती है कि क्या सच में शिरोता का दोस्त गायब हो गया था, तो योसुके मना करता है और बताता है कि ये बात सच नहीं है, यहाँ पे बस उस लड़के का कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया है, पर वो गायब नहीं हुआ था। देन तभी गाड़ी के बाहर से आने लगती है किसी लड़की की हंसने की आवाज और वो दोनों डरने लगते हैं। एंड देन अचानक कोई भारी चीज उनकी गाड़ी के ऊपर आकर चढ़ जाती है जो कि 100% वही आत्मा थी। नाजुमी और योसुके बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, बट देन गेट पे आ जाती है एमी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और चिल्ला रही थी ये कह के कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुरंत वो लोग एमी को गाड़ी के अंदर ले लेते हैं और एमी गाड़ी के अंदर भी चिल्लाती है कि गाड़ी भगाओ वरना हम सब मारे जाएंगे, और डर के मारे योसुके भी गाड़ी भगा देता है बिना ये पूछे कि शिरोता के साथ क्या हुआ। हालांकि थोड़ी दूर जाते ही योसुके अचानक लगाता है ब्रेक क्योंकि सामने आ गई थी एक खाई, और अगर योसुके ने एमी की बात सुनी होती तो आज गाड़ी खाई में गिर जाती। देन इसके बाद एमी अचानक नाजुमी का मुंह बंद कर देती है क्योंकि नाजुमी के पीछे गाड़ी के बाहर आ गई थी वही लड़की, तो देन गाड़ी के ऊपर कूदकर हल्ला मचाने लगती है। लकीली नाजुमी को दिखाई देता है एक रास्ता और योसुके तुरंत उस रास्ते पे गाड़ी ले जाता है वापस शहर। अब दोस्तों वापस घर पहुंचने पे एमी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो बस एक बात बार बार बोल रही थी कि उसे ठंड लग रही है और ये जगह बहुत ठंडी है। ऑब्वियसली एमी के साथ कुछ गड़बड़ थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देन योसुके वहां से चले जाता है वापस जंगल में शिरोता को ढूंढने के लिए क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और नाजुमी एमी के साथ ही रुकती है। थोड़ी देर में नाजुमी की आंख लग जाती है, पर जब देर रात को वो जागती है तो उसे दिखाई देती है एमी जो अजीब तरीके से खड़ी थी और वो नाजुमी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। देन एमी सीधा चले जाती है किचन में एंड देन गेस व्हाट, एमी अब किचन से बाहर ही नहीं आती। अब थोड़ी देर बाद योसुके उस टनल के पास से शिरोता को बचाकर वापस घर ले आता है। देन योसुके और नाजुमी शिरोता को काम डाउन करते हैं जिसके बाद वो बताना स्टार्ट करता है कि आखिर उस श्रापित टनल में हुआ क्या था, और सीन वापस जाता है पास्ट में। हम देखते हैं एमी और शिरोता को टनल में, जिसके अंदर जाने के बाद एमी एक जगह पर रुक जाती है और शिरोता को घूरने लगती है। शिरोता एमी का मूड ठीक करने के लिए उसकी फोटो वगैरह लेता है, पर एमी अब पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे को चीट कर रहे हो, और इस बात का जवाब शिरोता नहीं देता और बस आगे जाने लगता है। वो दोनों दिन पहुंच जाते हैं एक फेंस के पास जहां पे एमी शिरोता का फोन छीनने लगती है ताकि वो मैसेज वगैरह चेक कर सके, पर इस बहस के बीच में शिरोता का फोन फेंस के दूसरी तरफ गिर जाता है। शिरोता फेंस के दूसरी तरफ से फोन लेने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फोन फ्लिकर करने लगता है और साथ साथ एमी और शिरोता की टॉर्च भी फ्लिकर होने लगती है, जिसके बाद अचानक एमी शिरोता के पीछे से हो जाती है गायब। कहने का मतलब वो श्राप एमी को अपने साथ ले गया। ऑब्वियसली शिरोता बुरी तरीके से डर जाता है एंड देन वो एमी को हर जगह ढूंढने लगता है, पर अचानक ही
डिमोनिक एमी उसके सामने आ जाती है और वो अपना सर बहुत तेजी से हिला रही थी, जिसके बाद शिरोता हो गया था बेहोश। एंड देन शिरोता को जब होश आया तो योसुके उसे बचाकर वापस घर ला रहा था। अब प्रेजेंट में नाजुमी बताती है कि एमी किचन में गई थी, पर दोस्तों किचन में अब एमी नहीं थी। एमी हो जाती है गायब और अब अगले दिन नाजुमी ये सारी कहानी बताती है अपनी बहन को। मैगुमी अब एमी की टनल वाली वो फोटो देखती है, जिससे मैगुमी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि बात इतनी सी नहीं है। असल में दोस्तों वो श्राप एमी को टनल में ही मार चुका था। एंड देन एमी की आत्मा गाड़ी में आ गई थी एंड देन वापस घर पर। यही वजह है कि एमी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ठंड होती है। देन एमी की आत्मा को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी कि वो मर चुकी है, और एंड में जब उसे ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई तो उसकी आत्मा चुपचाप चली गई वापस उसी जगह पर जहाँ पे आत्माओं को जाना होता है, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सुकीसोई सीरीज की। और दोस्तों आपको अभी बताता हूँ कि नाजुमी की लाइफ में 4 और डिमोनिक कहानियां बाकी हैं, जिन्हें मैं कभी और लेकर आऊंगा। तो उस वीडियो को देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ये सीरीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम न करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, और वहाँ पे इस सीरीज को आपको देखने को मिलेगा। जब मेरी अगली वीडियो आ जाएगी तो सीरीज का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वहाँ पे फॉलो करके मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।